एक तो ये बात है कि फ्रस्ट्रेट हो गए अमित शाह। हालाँकि पहले शरद पवार के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि मैं उनकी उँगली पकड़ के राजनीति में आया या उनके उनकी उँगली पकड़ के ही वही मेरे गुरु है, इस टाइप का स्टेटमेंट भी किया था। और अमित शाह और बीजेपी वालों का एक बात तो है कि वो कब क्या बोलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और वो यू टर्न बिल्कुल 1 घंटे में भी यू टर्न ले सकते हैं। तो ये बात है। अब उनको जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम से सेटबैक मिल गया, उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये क्योंकि इतना बर्बाद कर दिया था, शिवसेना को तोड़ दिया था, राष्ट्रवादी को तोड़ दिया था और कांग्रेस को तो पिछली बार बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने इसमें ले लिया था। तो ऐसा लग रहा था उनको कि भाई ये कुछ जमेगा नहीं, इनका गठबंधन जो है इंडिया महाविकास आघाड़ी जो है वो ज्यादा चलेगी नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा नहीं उनको क्योंकि हमने सब तोड़ दिया है। इस भ्रम में थे। मगर बात ऐसी हो गई कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था या जब भी हम बात भी करते थे और भाई सिंगल डिजिट में आएंगे बीजेपी वाले या फिर वो 35 के करीब जाएंगे महाविकास आघाड़ी वाले, तो इसमें कोई भरोसा करता नहीं था। मगर वो बहुत अप्रत्याशित रूप से उनको सेटबैक मिल गया है। तो अब अमित शाह की हमेशा की और मोदी की भी, इन लोगों की क्या है, ये संघ और बीजेपी परिवार की बोली अभी का जो है 14 के बाद में या 13 के बाद में जिस तरह की हम बीजेपी को देख रहे हैं, मोदी जी को जब से प्रचार प्रमुख बनाया गया तब से जो बीजेपी का असली रूप सामने आ रहा है, तो वो तो ऐसा ही है कि किसी के भी बारे में उटपटांग बोल दो, झूठ बोल दो, कभी कुछ सोचो नहीं, लोगों से मिलो नहीं, लोगों के सवालों का जवाब देना नहीं। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, शाह तो कोई बोलते तो नहीं भैया ये छोड़ दो वगैरह, हंस देते हैं। तो इतने अब कठोर शब्द क्या बोले ये इन लोगों के मामले में, तो इसलिए इनके पास में कुछ है नहीं, तो फिर गालियां बको कुछ भी। अब शरद पवार जैसे नेता को जिस तरीके से बोला कि ये सरगना है भ्रष्टाचार के, भाई उन्हीं को पद्म विभूषण ये सब खिताब भी इन्हीं सरकार ने दिया था। तो सुप्रिया सुले ने भी पूछा था कि भाई क्यों दिया था फिर आप लोगों ने। तो ये जो बातें हैं, तो एक बात कैसी होगी, एक बात फिर भी ये तो ये अपना काम करेंगे, ये तो बाज आएंगे नहीं, उनकी इनका कल्चर ही वो है, तो इनसे कोई अपेक्षा करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर राष्ट्रवादी में जो है अजीत पवार वाले खेमे में ये अस्वस्थता क्यों है, क्योंकि एक बात शरद पवार और अजीत पवार की भी मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई, ये भी खबरें सामने आ रही। अब क्या बात हो गई क्या नहीं होगी वो तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से भाई राष्ट्रवादी मतलब अजीत पवार वाला धड़ा जो है वो टूटने के कगार पे है, ये जो सुना जाता है। शिंदे के भी हालत, हालांकि उनके सांसद अच्छे आए, जो अपेक्षा नहीं थी उतने सांसद उनके जीते हैं, लेकिन लेकिन फिर भी उनके सांसद जो है, उनके नेता भी है, वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में है। इस टाइप की जो खबरें आती है और सच्चाई भी है, क्योंकि जनमानस इन लोगों के खिलाफ में है। जनमानस पूरी तरह से इन लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। कोई काम करे या न करे उधर के महाविकास आघाड़ी के लोग, फिर भी जनता चाहती है कि इन लोगों को हटाया जाए। जैसे अभी एक बात और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो नई डेवलपमेंट हुई है कि जो अनिल देशमुख करीब 1.25 साल के करीब जेल में थे, उनको बहुत ही मामूली या मनगढ़ंत आरोपों में उनको अंदर रखा गया था। कोई नहीं कि एक ये था व्हाट्सएप कन्वर्सेशन था, संभाषण था, और उसके आधार पे उनको 100 करोड़ मांगे हैं। तो उन अनिल देशमुख ने 2 दिन पहले ऐसा एक खुलकर जवाब देना शुरू किया। मतलब उन्होंने तो कल बोला, मगर श्याम मानव करके जो है एक पत्रकार भी है थे, तो उन्होंने ये किया है कि भाई मुझे ऐसा बताया गया, और ये अनिल देशमुख ने खुद बोला है, तो इसलिए अब कोई सवाल ही नहीं रहा कि अनिल देशमुख का कहना ये था कि उनको जेल में डालने के पहले उनके पास में 4 टाइप के एफिडेविट दिए गए थे। उसमें ये बोला गया था कि आप ये कहिए कि मुझे शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने 100 करोड़ चुनाव के लिए जमा करके देने के लिए बोला है, ये एक एफिडेविट करेंगे। दूसरा एफिडेविट ये करेंगे कि उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने जो दिशा सलियन जो है उसके साथ में बलात्कार किया और उसका मर्डर किया, ये लिख कर दे देंगे। ये जो दोनों कितने कितने खतरनाक बातें हैं, ये सोचिए ना, ये 2 बातों को ही अगर हम सोचे, कितनी घटिया राजनीति करते हैं, कितनी घटिया राजनीति करते हैं ये लोग। और इसीलिए मुझे ये बातें छोड़ दीजिए, मेन बात मुझे क्या नजर आ रही है कि अनिल देशमुख साइलेंट आदमी है।
बहुत सभ्य आदमी है, सज्जन आदमी है, हमारे विदर्भ से आते हैं, सभी से बहुत अच्छे संबंध है। गृह मंत्री थे, उनको गृह मंत्री क्यों बनाया था शरद पवार ने? यही लग रहा था कि भाई इतने सीधे साधे आदमी को गृह मंत्री क्यों बनाया गया? एग्रेसिव बिल्कुल नहीं थे। अभी मगर वो अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों बोल रहे हैं? तो अभी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी अटैकिंग मोड में राष्ट्रवादी वगैरह आ गई। शरद पवार अटैकिंग मोड में आ गए हैं। और ये उन्होंने क्या किया, ये किसने किया आरोप, मतलब ये किस पे आरोप किया उन्होंने? तो उन्होंने आरोप किया देवेंद्र फडणवीस पर, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके तरफ था। अभी कहने का मतलब ये है कि इतना घटिया आरोप, इतना घटिया काम करते हैं, इतना ब्लैकमेल करते हैं, दबाव बनाते हैं, सभी यंत्रणाओं को अपने हाथ में लेते हैं, ये सभी को मालूम है। मगर एक गृह मंत्री भी अनिल देशमुख ऐसा बोलता है, जाहिर तौर पे बोलता है, तो ये एक तरीके से फडणवीस को घेरने की कवायद शुरू हो गई। फडणवीस को घेरना शुरू हो गया, डायरेक्ट अटैकिंग मोड में आ गए। इसका भी नतीजा और हो जाएगा, नतीजा और ऐसा आएगा कि लोग धीरे धीरे, अभी कई लोगों ने शुरू कर दिया है, इधर से उधर हो रहे, कुछ आ जाएंगे, कुछ टिकटों के बारे में बोल रहे होंगे, और कुछ नए फ्रेश लोग भी इधर से जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अमित शाह वो बौखला गए हैं। मोदी आके बोल नहीं सकते, मोदी जितना आएंगे उतना डैमेज कर दिया जाएंगे पार्टी को। तो अभी शाह ने बोल के, और उसमें क्या बोलते, रायता फैला दिया, जो आप बोलते हैं हिंदी में, बहुत अच्छा चलन है इस बात का। तो रायता तो फैला था, उसमें और गोबर डाल दिया, मैं ये बोलूं गोमूत्र डाल दिया रायते में। सिर्फ रायता ही नहीं फैलाया, तो गोमूत्र और गोबर डालने का काम ये करते हैं। और फडणवीस के नाक में भी गया, समझ लीजिए मुंह में गया। अब वो खुद को बचाए या पार्टी को बचाए, ये सबसे बड़ी बात, दिक्कत यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। और फडणवीस के मामले में बहुत अटैकिंग मोड में आ रहे हैं, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और फिर से एक्टिव हो रही है कि किसी भी कीमत में इन लोगों की सत्ता नहीं आनी चाहिए। और ये बहुत ही घटिया तरह से, अभी जैसा देखिए कि संसद में जो होता है, ये तो लाइव होता है संसद का। वो जो बिरला जो है, बिरला बोले या क्या बोलते, बिरला बोले, इनको बिरला ही बोलना चाहिए। अब जो है, तो ये बिरला जो है, समझ लीजिए रंगा बिरला वाले, तो उनमें से, तो ये बहुत गलत है, बोलते हुए दुख होता है। लेकिन किस तरीके से, और ये अभिषेक बैनर्जी ने बहुत अच्छी तरह से ये बिरला जी को धोया है। बोले कि आप 50 साल की बात करते है ना, तो 50 साल की करते, 60 साल की करते, उसमें कुछ नहीं होता है। और मैं अगर 3 साल 5 साल की बात करता हूँ, अभी इन्हीं गवर्नमेंट से संबंधित बात करता हूँ, तो आप रोक देते हैं मुझे। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि भाई एक जो है, अपने बेल्ट बांध के रखिए, मौसम बदलने वाला है। तो मौसम बदलने वाला है, और इससे मौसम बदलने वाला है, तो जो ये घबरा गए, उनको भी आहट हो गई है कि ये घबरा गए, और इसीलिए उनके पास में कोई ऐसे छाता भी नहीं कि ये करे, जंप मारे और बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये हालत है, और ये बहुत अच्छी तरह से इनके अगेंस्ट में जाएगा माहौल। बिल्कुल, वो देखा मैंने। दरअसल हम लोग जब भी स्पीकर वगैरह की बात करें, तो थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि बिरला साहब पे जो उन्होंने बात की, वो उस सबसे हम बहुत सारी बातों से सहमत हैं। विशेषण का कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी बात बिना विशेषण के भी चल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा। अभी इन्होंने एक बात कही कि मोदी अगर आएंगे तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी।